हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सोचिए दोस्तों, एग्जाम हॉल में घड़ी टिक टिक कर रही है। हाँ, और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है उस वक्त। वही तो, समय ना एकदम तेजी से निकल रहा होता है और अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक 4 लाइन की लंबी चौड़ी कविता आ जाती है जिसमें छंद पहचानना होता है। और ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं कि घबराकर मात्राएं गिनने लगते हैं। बिल्कुल, और अपने कीमती 3-4 मिनट वहीं बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी जादुई ट्रिक पर चर्चा करेंगे दोस्तों, जिससे पूरी कविता पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही कहा, सिर्फ पहला और आखिरी शब्द देख करना 1 सेकंड में उत्तर मिल जाएगा। है ना मजेदार? एकदम। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि एक सटीक और स्टेप बाय स्टेप लेक्चर है। यानी हम प्रॉपर डिटेल्स में जाएंगे आज। हाँ, आज हम छंद के बिल्कुल बुनियादी अर्थ से अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे और वहां से होते हुए द अल्टीमेट मास्टर रिवीजन मैट्रिक्स तक जाएंगे। तो अपना पेन और पेपर तैयार रखिए दोस्तों। हमारा लक्ष्य ये है कि इस क्लास के बाद परीक्षा में छंद से जुड़ा एक भी सवाल गलत ना हो। हर एक नियम, हर एक ट्रिक को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बुनियाद से शुरू करते हैं। देखिए, परीक्षा की ट्रिक्स तो अपनी जगह है, पर ये समझना जरूरी है कि आखिर इस छंद का जन्म कहाँ से हुआ। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बेसिक क्लियर होना सबसे जरूरी है। हाँ, मतलब इन गणितीय नियमों की कविता में जरूरत ही क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा दोस्तों। अगर हम छंद के मूल अर्थ की बात करें तो इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की एक धातु से हुई है। अच्छा, वो कौन सी धातु है? ये धातु है छद। इसके अलावा छद्दी या छिड़ी भी पढ़ने को मिलता है। ओके, तो इस छंद या छिंदी धातु का मतलब क्या होता है आखिर? इन धातुओं के दो बहुत ही दिलचस्प और मुख्यतः अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है आह्लादित करना। आह्लादित करना यानी खुश करना, राइट? एकदम सही। जब हम कोई कविता या दोहा या गीत सुनते हैं तो दिमाग को जो एक लयबद्ध सुकून मिलता है, जो आनंद आता है, वो इस छंद के कारण ही होता है। यानी बिना छंद के कविता बिल्कुल बेजान लगती है। बिल्कुल। और इसका दूसरा अर्थ क्या है पता है? दूसरा अर्थ है आच्छादित करना, जिसका मतलब होता है ढकना या कवर करना। ढकना, कविता को कैसे ढका जाता है? देखिए, कविता को एक सुर और लय और नियम के आवरण से ढकने का काम छंद ही करता है, ताकि शब्द बिखरे नहीं। ओके, लेट्स अनपैक दिस दोस्तों। अगर इसको थोड़ा आसान भाषा में सोचें तो क्या हम इसकी तुलना व्याकरण से कर सकते हैं? व्याकरण से? किस तरह से? जैसे जब गद्यांश यानी प्रोज लिखा जाता है तो वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाए रखने के लिए हमें व्याकरण की जरूरत होती है। हाँ, व्याकरण के बिना तो गद्य अर्थहीन हो जाता है। ठीक वैसे ही पद्यांश यानी पोएट्री को नियंत्रित करने के लिए, उसको एक आकार में ढकने के लिए भी किसी नियामक की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सटीक तुलना की आपने यहाँ पर। गद्य को व्याकरण नियंत्रित करता है और पद्य का नियामक छंद शास्त्र होता है। बिना छंद के कविता बस बिखरे हुए शब्दों का एक ढेर बनकर रह जाएगी। बिल्कुल, और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपनी पीडीएफ में एकदम स्पष्ट किया है, छंद रचना में गुण अवगुण के अध्ययन को ही छंद शास्त्र कहते हैं। ये परिभाषा दोस्तों अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। हाँ, ये बस कुछ नियम नहीं है, बल्कि कविता की क्वालिटी को समझने का पूरा एक विज्ञान है। सही कहा। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि छंद शास्त्र कविता का रेगुलेटर है, तो अगला सवाल ये उठता है कि ये रेगुलेटर आखिर किन औजारों से मिलकर बना है? मतलब किसी भी कविता को नियंत्रित करने के लिए छंद के पास कौन से टूल्स होते हैं? हाँ, वही दोस्तों, किसी भी छंद के साथ अनिवार्य अंग होते हैं। 7 अंग? हाँ, वो कौन कौन से हैं? ये 7 अंग हैं: वर्ण, मात्रा, यति, गति, चरण, तुक और गण। ये सातों मिलकर कविता की संरचना तय करते हैं। वेट, यहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इन 7 अंगों के नाम तो डायरेक्ट आते हैं, पर इनका मतलब क्या है? किस अंग में सबसे ज्यादा डाउट होता है आपको? खास तौर पर वर्ण और मात्रा में अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। इन दोनों में मूल अंतर क्या है? किसी छोटे बच्चे को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? इसे एकदम सरल तरीके से समझते हैं। देखिए, वर्णा का मतलब है अक्षर या लेटर, जो पेज पर लिखा हुआ दिखता है, जैसे कि क या म, राइट? हाँ, जैसे का एक वर्ण है और खा भी एक वर्ण है, परंतु मात्रा उस वर्ण को बोलने में लगने वाला समय या बीट है। अच्छा, तो मात्रा बेसिकली साउंड की लेंथ है। एकदम सही। जैसे छोटे आ की ध्वनि को बोलने में बहुत कम समय लगता है, तो वो एक मात्रा मानी जाती है, लेकिन बड़े आ को बोलने में दुगना समय लगता है, तो वो 2 मात्रा मानी जाती है।
यानी वर्ण वो है जो आंखों को दिखता है और मात्रा वो है जो कानों को सुनाई देती है टाइम के रूप में। हाँ, वर्ण बॉडी है और मात्रा उसकी हार्ट बीट है, समझ लीजिए। हाँ, समझ आई बात। और बाकी के जो अंग हैं उनका क्या रोल होता है? देखिए, गति का मतलब होता है फ्लो, यानी कविता को पढ़ते समय जो एक रफ्तार बनती है। और तुक? वो तो राइमिंग हो गई ना। हाँ, तुक होती है राइमिंग, जो आमतौर पर कविता की पंक्तियों के अंत में आती है और एक क्लोजर देती है। और ये गण क्या होता? गण जो है वो 3-3 वर्णों का एक समूह होता है जिसका प्रयोग छंद को व्यवस्थित करने में किया जाता है। लेकिन इन 7 अंगों में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात 2 खास अंगों पर है। वो कौन से 2 अंग हैं? वो है चरण और यति। हाँ, स्रोत सामग्री में खास बात पर बहुत जोर दिया गया है दोस्तों, कि इन 7 अंगों में से किसी भी छंद का चरण और यति, इन दोनों में अनिवार्य रूप से विभक्त रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर ऐसा क्यों है, ये सोचिए। वही मैं पूछने वाली थी कि अगर कविता में ये दोनों ना हो तो क्या नुकसान हो जाएगा? इसे एक क्लासरूम लेक्चर की तरह समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चरण का सीधा सा मतलब होता है लाइन या पंक्ति। ओके, पंक्ति। अगर किसी कविता में चरण नहीं होंगे तो वो कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ खत्म, इसका कोई रूप या आकार ही नहीं बचेगा। मतलब वो पढ़ने में बिल्कुल किसी अखबार के लंबे लेख जैसी लगने लगेगी जिसमें कोई ब्रेक नहीं है। एग्जैक्टली। एकदम पैराग्राफ जैसी दिखेगी। और यति का क्या काम है फिर? यति का अर्थ है पॉज लेना, यानी थोड़ा रुकना। पढ़ने वाले को कविता के बीच में कहाँ सांस लेनी है, कहाँ लय तोड़नी है, ये यति तय करती है। ओ, यानी कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम आएगा। हाँ, अगर यति न हो तो बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने वाली स्थिति हो जाएगी, रिदम पूरी तरह टूट जाएगी और पढ़ने वाला हाफ जाएगा। बाप रे, बिना ब्रेक की गाड़ी, ये उदाहरण एकदम बेहतरीन था। इसीलिए कविता के आकार को बनाए रखने के लिए, चरण और उसकी सटीक लय के लिए यति का होना 100% अनिवार्य है। दोस्तों, उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि चरण और यति क्यों इतने जरूरी हैं। अब जब हम इन 7 औजारों को समझ चुके हैं तो इनको एग्जाम के नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे जरूरी है। तो एग्जाम में इन छंदों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, इन्हें झटपट 1 सेकंड में कैसे पहचाना जाए? परीक्षा के दृष्टिकोण से वर्गीकरण बहुत ही स्पष्ट और सीधा है दोस्तों। देखिए, छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, वो कौन से हैं? पहला है मात्रिक छंद, जिसमें हम मात्राओं की गिनती करते हैं, यानी उन बीट्स की गिनती जिनकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। और दूसरा? और दूसरा होता है वर्णिक छंद, जिसमें डायरेक्ट वर्णों यानी अक्षरों को गिना जाता है। पर एग्जाम में इनमें से कौन सा ज्यादा आता है? परीक्षा में सबसे बड़ा हिस्सा मात्रिक छंद से ही आता है, और इस मात्रिक छंद को आगे 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। 3 भाग? वो क्या है? वो हैं सम्मात्रिक, अर्धसम्मात्रिक और विषम मात्रिक। Here is where it gets really interesting दोस्तों, क्योंकि अब हम सम्मात्रिक छंद की उस जादुई ट्रिक पर आने वाले हैं जिसका जिक्र मैंने बिल्कुल शुरू में किया था। हाँ, वो ट्रिक तो सच में गेम चेंजर है। सम्मात्रिक का बेसिक नियम ये है दोस्तों कि इसके सभी चरणों में मात्राएं बिल्कुल एक बराबर होती हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। एक परफेक्ट मैथमेटिकल स्क्वायर की तरह, एकदम सिमेट्रिकल। और एग्जाम में इन मात्राओं को याद रखने की जो जादुई ट्रिक है, दोस्तों नोट कीजिएगा, वो है चारों गीत हरि के। चारों गीत हरि के, ये वाक्य एक कमाल की ट्रिक लगती है। लेकिन एग्जाम के प्रेशर में विद्यार्थी इस वाक्य को मैथमेटिकल नंबर्स में कैसे डिकोड करेंगे? बहुत ही आसान है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर की इस मास्टर ट्रिक को अगर हम डिकोड करें तो ध्यान से सुनिएगा। इस वाक्य के चा से बनता है चौपाई, जिसमें लगातार 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं, ठीक है। उसके बाद रोला से बनता है रोला, जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। गीत से बनता है गीतिका, जिसमें 26 मात्राएं हैं। और आखिर में हरि गीतिका से बनता है हरि गीतिका, जिसमें 28 मात्राएं होती हैं। वाह, मतलब एक छोटी सी लाइन में चारों छंद कवर हो गए। हाँ, तो एग्जाम में अगर कोई सवाल आए कि रोला कितनी मात्राओं का छंद है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए चारों, यानी दूसरा नंबर 24 मात्राएं। ये सच में एक सॉलिड ट्रिक है दोस्तों। इसमें एकदम बैलेंस मैथ चल रहा है, 16, 24, 26 और 28। बिल्कुल, और याद रखना भी आसान है। हाँ, विद्यार्थियों को बस ये नियम याद रखना है कि क्योंकि ये सम्मात्रिक छंद है, अगर एक लाइन में 16 बीट्स हैं तो हर लाइन में ठीक 16 बीट्स ही होंगी, कहीं कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। सम्मात्रिक की सिमेट्री तो ठीक है, लेकिन हर कविता इतनी रिजिड और परफेक्ट सिमेट्री में नहीं होती ना। हाँ, थोड़ा वेरिएशन तो कभी लाते ही हैं। वही तो,
कभी 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 कुछ अलग रिदम, कुछ अलग फ्लो बनाना चाहता है। अगर सब कुछ समान ना होकर सिर्फ आधा समान हो तो वहां कौन सा नियम लगता है? वहां पर दोस्तों अर्ध सममात्रिक छंद आता है। अर्ध सममात्रिक, इसके तो नाम से ही लग रहा है कि आधा समान। एकदम, इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें आधी मात्राएं समान होती हैं और आधी अलग। इसको समझने के लिए एक बहुत ही प्रचलित मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? जिसे 13-11 का क्रॉस कहते हैं। 13-11 का क्रॉस? ये सुनने में किसी सड़क के चौराहा जैसा लग रहा है, सच बताऊं तो। इसे कविता के रिदम में कैसे समझे? ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे सोचिए दोस्तों कि एक लंबी लाइन है जिसमें कुल मिलाकर 24 मात्राएं हैं, लेकिन कवि उस पूरी लाइन को एक सांस में नहीं बोलना चाहता। ओके, तो वो क्या करता है? वो लाइन को 2 हिस्सों में बांट देता है। पहले हिस्से में वो 13 बीट्स लेता है, फिर एक छोटा सा पॉज यानी यति आती है। अच्छा, वही यति जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। हाँ बिल्कुल, और फिर बाकी के हिस्से में वो 11 बीट्स लेता है। ओह, इसका कोई फेमस उदाहरण है क्या? इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है दोहा। दोहा? जैसे कबीर के दोहे। हाँ, एकदम सही। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं आती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी ऑल्टरनेट चल रहा है, 13 फिर 11, फिर 13 फिर 11। बिल्कुल, ये जो 13 और 11 का उतार चढ़ाव है, यही वो क्रॉस है। ये क्रॉस कविता में एक टेंशन और रिलीज पैदा करता है, जिससे सुनने वाले को बहुत मजा आता है। वाओ, मतलब 13 बीट्स की टेंशन और फिर 11 बीट्स की रिलीज। दोस्तों, अब हम बाकी बचे तीसरे हिस्से की यानी विषम मात्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ये तीसरा हिस्सा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर अर्धसम मात्रिक 13-11 के क्रॉस पर चलता है, तो क्या विषम मात्रिक में सब कुछ पूरी तरह से मिक्स हो जाता है? इसमें क्या रूल है? विषम मात्रिक का निर्माण ना बिल्कुल अलग ढंग से होता है दोस्तों। ये 2 पूरी तरह से अलग-अलग छंदों का मिश्रण होता है। मिश्रण मतलब मिक्स कर दिया जाता है। जैसे आजकल म्यूजिक में 2 अलग-अलग गानों को मैशअप करके एक नया ट्रैक बना दिया जाता है, ठीक वैसे ही। ओ, मैशअप स्टाइल, ये तो बहुत मॉडर्न तरीका हो गया समझने का। और इसको याद रखने के लिए विजुअल इक्वेशंस का इस्तेमाल सबसे बेहतर तरीका है। विजुअल इक्वेशंस? दोस्तों, ये जादुई ट्रिक नंबर 2 है और एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। पहली इक्वेशन है दोहा प्लस रोला इक्वल्स कुंडलियां। दोहा और रोला को जोड़कर बनती हैं कुंडलियां। एग्जाम हॉल में मात्राएं गिनने और ये मशअप ढूंढने का वक्त तो होता नहीं है किसी के पास। और यहीं पर वो सबसे शानदार और जादुई ट्रिक काम आती है जिसके बारे में हमने क्लास की शुरुआत में बात की थी। अच्छा, वो पहला और आखिरी शब्द वाली ट्रिक? एकदम सटीक। कुंडलियां छंद की सबसे अचूक पहचान उसकी शुरुआत और उसका अंत है दोस्तों। वो कैसे? इस मशअप में जिस शब्द से कविता की शुरुआत होती है, 100% उसी शब्द पर कविता का अंत भी होता है। ये इसकी एकदम पक्की पहचान है। क्या बात है! यानी एग्जाम स्क्रीन पर बस कविता का पहला शब्द देखना है और आखिरी शब्द देखना है। बस यही करना है। अगर दोनों शब्द एक समान है, जैसे शुरुआत पानी से हुई और अंत भी पानी पर हुआ, तो कोई मात्राएं गिनने की जरूरत ही नहीं है। 1 सेकंड में सी है कुंडलियां पर टिक लगाइए। एकदम सही, और आपके 3 मिनट बच जाएंगे। सही कहा शिवांश मिश्रा सर ने। इन विजुअल इक्वेशंस और ट्रिक्स के जरिए छंद जैसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक सच में बच्चों का खेल बना दिया है। इसके साथ ही दूसरी इक्वेशन भी तुरंत नोट कर लेनी चाहिए दोस्तों। दूसरी इक्वेशन है रोला प्लस उल्लाला इक्वल्स छप्पय। रोला और उल्लाला? हाँ, यहाँ रोला और उल्लाला छंद आपस में जुड़कर एक नया विषम मात्रिक छंद बनाते हैं जिसे छप्पय कहते हैं। परीक्षा में ये इक्वेशंस सीधे फॉर्मूला के रूप में पूछी जाती हैं। तो मात्रिक छंद की पूरी मैथमेटिक्स एकदम क्लियर हो गई है, लेकिन वर्णिक छंद का क्या? जहां बीट्स यानी मात्राओं के बजाय डायरेक्ट वर्ण यानी अक्षर गिने जाते हैं, वहां एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं? वर्णिक छंद के क्षेत्र में ना एग्जाम पेपर्स आमतौर पर बहुत गहराई में जाकर मात्राएं या अक्षर नहीं गिनते दोस्तों। तो फिर वहां से सवाल कैसे बनते हैं? वहां से डायरेक्ट हिट्स आते हैं। वार्णिक छंद के भी वही 3 हिस्से हैं, समवार्णिक, अर्धसमवार्णिक और विषम वार्णिक। ओके, सेम 3 कैटेगरीज यहाँ भी हैं। हाँ, पर यहाँ परीक्षा में उदाहरणों को पढ़कर वर्ण गिनने के बजाय सीधा छंद का नाम देकर उसकी कैटेगरी पूछी जाती है। अच्छा, मतलब हमें कविता देखकर आइडेंटिफाई नहीं करना है? नहीं, ये बिल्कुल मेमोरी बेस्ड फैक्चुअल सवाल होते हैं जहां सीधा फैक्ट पूछा जाता है। तो चलिए इन डायरेक्ट हिट्स को अपने मास्टर डिवीजन मैट्रिक्स में फिट करते हैं दोस्तों। परीक्षा में एक बहुत प्रचलित प्रश्न अक्सर देखा जाता है, वो है पुष्पिताग्रह के बारे में। हाँ, पुष्पिताग्रह पे बहुत सवाल आते हैं। अगर प्रश्न पत्र में पूछे कि
पुष्पिताग्रह कैसा छंद है? तो विद्यार्थियों को तुरंत क्या जवाब देना है? एक सेकंड सोचे बिना जवाब देना है कि ये एक अर्धसमवर्णिक छंद है। अर्धसमवर्णिक। हाँ, पुष्पिताग्रह के आगे बस अर्धसमवर्णिक याद रखना है दोस्तों। बिल्कुल। और इसी तरह एक और डायरेक्ट हिट आता है आर्य छंद के बारे में। अगर पूछें कि आर्य किस श्रेणी का छंद है, तो इसका क्या उत्तर होगा? तो दोस्तों आपका उत्तर होना चाहिए कि ये विषम वर्णिक छंद है। विषम वर्णिक, एकदम सही। इन डायरेक्ट हिट से ना सिलेबस के सबसे जटिल हिस्से एकदम शार्प और याद रखने योग्य फैक्ट्स में बदल जाते हैं। एकदम सटीक। ये मैट्रिक्स सच में पूरे सिलेबस को मुट्ठी मिला देता है। अगर इन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए तो एग्जाम में आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो दोस्तों क्लास को समेटने से पहले द अल्टीमेट मास्टर रिवीजन मैट्रिक्स को एक बार जल्दी से दिमाग में छाप लेते हैं ताकि एग्जाम के टाइम कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। हाँ, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, छंद शब्द संस्कृत की छत छादी या छिंडी धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना यानी खुश करना या आच्छादित करना यानी ढकना। सही है। और दूसरा पॉइंट है कि गद्य का रेगुलेटर व्याकरण होता है और पद्य यानी पोएट्री का रेगुलेटर छंदशास्त्र होता है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सममात्रिक छंद के लिए जादुई ट्रिक क्या थी? वो थी चारों गीत हरि के। एकदम, यानी चौपाई 16, रोला 24, गीतिका 26 और हरि गीतिका 28। चौथा पॉइंट, विषम मात्रिक में कुंडलियों की अचूक पहचान क्या है? उसका पहला और अंतिम शब्द बिल्कुल एक समान होता है। और अंत में आते हैं हमारे डायरेक्ट हिट्स। हाँ, पुष्पिताग्रह एक अर्ध समवर्णिक छंद है और आर्या एक विषम वर्णिक छंद है। इन सभी तथ्यों और मात्राओं के खेल और विजुअल इक्वेशंस और जादुई ट्रिक्स को देखने के बाद ना दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है दोस्तों। वो क्या बात है? तरफ देखकर अपने जज्बात पन्नों पर उतारता है ना? हाँ, आमतौर पर इमेज तो ऐसी ही होती है पोएट की। लेकिन इस छंद शास्त्र को पढ़ने के बाद हमें समझ आता है कि एक कवि असल में एक सटीक गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन भी होता है। वाह, ये बात तो बहुत गहरी है। मैथमेटिशियन कवि। बिल्कुल। उसकी हर एक पंक्ति में 13, 11 का क्रॉस या 16 मात्राओं का परफेक्ट मैथमेटिकल एडिशन चलता रहता है। और दोस्तों, ये मत सोचिए कि ये सारा गणित सिर्फ सदियों पुरानी किताबों तक ही सीमित है। तो आज के जमाने में भी ये रूल्स चलते हैं क्या? अरे, आजकल के नए और ट्रेंडिंग रैप सॉन्ग सुन लीजिए या बॉलीवुड के सुपरहिट गाने उठा लीजिए। वेट, वाकई उनमें भी यही छंद चलते हैं? हाँ दोस्तों, उनमें भी यही 13, 11 और 16 बीट्स का प्राचीन गणित चलता है। और यही कारण है कि वो हमारे दिमाग को तुरंत कैच कर लेते हैं और हमें गाने पर झूमने पर मजबूर कर देते हैं। ओह वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अगली बार जब अपना कोई पसंदीदा गाना गुनगुनाए ना, तो बस उसके शब्दों को मत सुनिएगा, बल्कि उसके पीछे छिपे छंद के इस शानदार गणित और रिदम को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। ये सच में कविताएं किसी गाने को देखने का नजरिया ही बदल देगा। कितनी शानदार बात पर हमने इस डिस्कशन को समेटा है आज। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।